नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर वकील से ठगी की गई है। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 1016 करोड़ की ठगी की गई। नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर यह ठगी हुई है। जालसाजों ने वकील से की 1.16 करोड़ की ठगी। सेक्टर 62 में ऑफिस खोलकर वकील से ठगी की गई है। हरीश कुमार शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। गाजियाबाद के निवासी हैं हरीश कुमार शर्मा। आरोपी विवेक मणि त्रिपाठी और कमल सिंह बिष्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री से बताई थी अच्छी जान पहचान। नेपाल की बीपी कोइराला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का वादा किया था। वहीं ओएम महाराजगंज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने की बात कही गई थी। 1.50 करोड़ में तय हुई थी एडमिशन कराने की बात, ये पीड़ित का कहना है। वहीं आरोपियों ने बनवाया था बेटी का फर्जी दस्तावेज। आरोपियों ने बेटी को दिलाया फर्जी दाखिले का लेटर। इसके साथ ही आरोपियों ने कई और लोगों को ठगी का शिकार बनाया है, ये भी जानकारी मिल रही है। वकील हरीश कुमार शर्मा की बेटी ने दी थी नीट पीजी 2021 की परीक्षा। एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहती थी संस्कृति शर्मा। तो यहां पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, गाजियाबाद ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी देखिए यहां तक हम पहुंचा रहे हैं। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर यहां पर बड़ी ठगी की गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के निवासी है हरीश कुमार शर्मा, जिनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी विवेक मणि त्रिपाठी और कमल सिंह बिष्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री से बताई थी अच्छी खासी जान पहचान और इसी का झांसा देकर कई करोड़ रुपए यहां पर ठग लिए गए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 1.50 करोड़ में तय हुई थी एडमिशन कराने की बात। आरोपियों ने बनवाया था बेटी का फर्जी दस्तावेज। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से अब तक क्या जांच की गई? देखिए, एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर यह ठगी हुई है। हालांकि जिस तरीके से मामला सामने आया है कि वकील जो हरीश शर्मा है, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराना था, जिसमें नीट की परीक्षा उन्होंने 2021 में दी और 21 में परीक्षा देने के बाद उनका जो ऑनलाइन रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद में नोएडा के सेक्टर 62 से उनके पास कॉल आती है और कॉल आने के बाद में उनसे संपर्क किया जाता है कि आपकी बेटी का एडमिशन 1.5 करोड़ रुपए में करा दिया जाएगा। हालांकि वो जो कहीं ना कहीं जो वकील साहब हैं और उनकी बेटी झांसी में आ जाते हैं, उनके दफ्तर सेक्टर 62 में जाते हैं। हालांकि वो ये भी बताते हैं कि नेपाल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके जान पहचान के हैं और खासम खास है आपकी बच्ची का एडमिशन नेपाल के कॉलेज में हो जाएगा, जिसमें नेपाल के जो बीपी कोइराला मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन का झांसा दिया और दूसरा एडमिशन उनको कहा अगर जो यहाँ नहीं होता है तो महाराजगंज के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा। इसको लेकर 1.5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ और 1.16 करोड़ रुपए इनसे ले लिए गए। इनको कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए गए, कुछ सर्टिफिकेट दिए गए और कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी चले जाइए। जब यूनिवर्सिटी अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं नेपाल, तो वहां पता लगता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरी तरीके से फर्जी हैं और नकली हैं। जिसके बाद में ये सेक्टर 62 आते हैं नोएडा के, और नोएडा के सेक्टर 62 में देखा जाता है कि जो जहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी जिन लोगों से, वो कहीं ना कहीं बंद फरार हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरठ पुलिस का कारनामा देखने को मिला था, कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस पूर्व सांसद के बेटे पर मेहरबान थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं।
सर, जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इस प्रकरण में पुलिस की शुरू में भयंकर लापरवाही थी और अगर मैं कहूं तो मुझे ऐसा आभास हुआ था झारखंड में जानकारी के आधार पर कि पुलिस कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास में मशगूल है। लेकिन अब जो कुछ आखिर में पुलिस ने लिखा पढ़ी की है उसके अनुसार अब मुलजिम को बचने का कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन होटल वाले के साथ किस बात की मरम्मत है ये जवाब जनता जानना चाहती है। काउंटर पर बिना परिचय पत्र के, बिना आधार कार्ड के, बिना किसी आइडेंटिटी के कमरा दिया गया। कमरे में तो कृत्य बाद में हुआ, काउंटर पर जो है कमरा देने का काम हुआ है, बिना एंट्री के देने का काम हुआ है। होटल इलीगल गतिविधियों का सूत्रधार बन गया है, तो क्यों नहीं उस होटल पर कार्रवाई पुलिस ने की, ये मेरा प्रश्न है। देखिए, 2019 से और अभी तक 23 तक की बात की जाए तो क्रोम होटल में लॉकडाउन के समय, नोटबंदी के वक्त पैसा मिलता है, भारी संख्या में पैसा मिलता है, लगातार आत्महत्या जैसे केस मिलते हैं, जिस्म फरोशी का काम चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस क्रोम होटल मालिक पर मेहरबान रहती है। मुझे तो ये पता नहीं कि इस प्रकरण में मुझे जरूर लग रहा है कि होटल पर भी पुलिस को जानकारी है तो कार्रवाई करनी चाहिए। काउंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना उसके व्यक्ति कमरे में कैसे चला गया? इसका मतलब कमरा सील करके कानून का पेट पूरा कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। काउंटर से अनियमितता शुरू हुई है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये मेरठ पुलिस जवाब दे। भारतीय वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर न्यूज वन इंडिया ने यूपी सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं यहाँ अपने गृह जनपद में पिछले एक सप्ताह से घोसी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त यहाँ हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से मिलने के बाद, वोटरों से मिलने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद मैं स्पष्ट निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ और ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री दारा सिंह चौहान जी की बहुत ही भव्य विजय होने वाली है। और अब तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। सर, क्योंकि आप यहाँ पे लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, आपका गृह जनपद भी है, पर शिवपाल यादव यहाँ पे आते हैं, बताते दारा सिंह चौहान की और राजभर की जो गणित बनाई जाती थी वो फेल हो जाएगी और ए.के. शर्मा यहाँ के लोकल लीडर हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बात जरूर आएगी जब यहाँ से हारेंगे। शिवपाल यादव का वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे तरह से जीतेगा। सर, क्योंकि आप कहीं मऊ से आते हैं, पहले अगर बात करें मऊ, आजमगढ़, पूर्वांचल बात, अपराधीकरण अपराधी की तरफ से देखा जाता था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते थे आप लोग, पर अब जब देखा जाए तो आप लोग समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह, उनके फिर से अपराध की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से क्या मऊ की जनता इस चीज़ को कैसे देखेगी? मैंने अपने आज के भाषण में भी ये बात कही कि समाजवादी पार्टी 7 पापों से या सप्त पाप जिसको कह सकते हैं, उसी से 100 पा बनता है। उसमें मैंने गिनाया, पहला है परिवारवाद, दूसरा है गलत और सही में फ़र्क न करना, महिलाओं पे अत्याचार हो, बलात्कार हो, उसको वो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। तीसरा है शिक्षा में अवमूल्यन, अपने कुनबे को नौकरी दिलाने के लिए नकल को बढ़ावा दिया इन्होंने और उससे यूपी की पूरी जो हमारी जो मस्तिष्क का बल था, हमारा जो टैलेंट था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। चौथा पाप था जो नौकरियों में इन्होंने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करना पड़ा। उसी तरह से इनका अगला जो पाप है वो भ्रष्टाचार है, माफियाओं को बढ़ावा देना। इसी ज़िले में, इस ज़िले से ज़्यादा किसी ने नहीं देखा है, ऐसे ऐसे माफियाओं को इन्होंने प्रश्रय दिया था। तो इस प्रकार इन्हें पाप में मज़ा आता है, पाप करने में मज़ा आता है। एक और पाप जो मैं गिनाना चाहता था वो ये था कि आजमगढ़ से चुने जाते थे और काम करते थे सैफई और इटावा में, वोट यहाँ से लेते थे और उत्सव वहाँ मनाया जाता था। तो मैं उन दिनों भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि गरजते यहाँ थे और बरसते सैफई और इटावा में थे। तो इन 7 पापों से बनी हुई ये पार्टी है। करता हूँ
कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे AK शर्मा जी, बताए थे कि हमने अपने काम किया है, काम के बल पे जाएंगे। अपराधीकरण का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी और उन्होंने सप्त पापों से बनी है सपा। इंडिया का खाता भी नहीं खुलेगा क्योंकि फ्यूज बल्बों की झालर है। अब इसको लेके किस तरीके से आगे चलते हैं। मऊ चुनाव के लिए 50,000 से ज़्यादा की जीत बता रहे हैं AK शर्मा और मान रहे हैं कि AK शर्मा के जो मंत्री हैं, उनके जो बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, वो 50,000 से ज़्यादा वोट से एक बार फिर से दारा सिंह चौहान बीजेपी से घोसी के उम्मीदवार जीत का दामन थामेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग जेल में राखी बांधने आ रही हैं। संवाददाता अतुल शर्मा ने जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्र से खास बातचीत करते हुए ये बताया कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बहनों के लिए खास व्यवस्था यहां पर की गई है। सुबह से बहन अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिला कारागार में पहुंच रही हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और सभी बहन अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल पर पहुंच रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जेल अधीक्षक हैं, क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से बहनों के लिए जो आज राखी का त्यौहार है उस पर क्या व्यवस्था जेल के अंदर की गई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। रक्षाबंधन का पावन पर्व है, किस तरह से जेल में जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं बहनों के लिए। सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं हम लोगों को, इस पवित्र पावन पर्व पे जो भी महिलाएं आ रही अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस तरह की इसके लिए हम लोग पूरे इंतजाम किए हैं। और जब तक महिलाएं आएंगी अपने भाइयों को राखी बांधने, तब तक हम उनकी व्यवस्था करते रहेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से भी मेरे पास है और हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी तत्परता से पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। तो देखिए, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के बाद जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल पर पहुंच रही हैं। यहाँ पर ये मेरठ जिला कारागार है, चौधरी चरण सिंह जिला कारागार पर देख सकते हैं किस तरह से जो बहनों की भीड़ है लंबी कतारों में लगने के बाद अपने भाइयों की पहुंची पर राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं और ये वचन ले रही हैं कि इस तरह का जो कृत्य वो करने के बाद जेल पहुंचे हैं, दोबारा से ऐसा कृत्य ना करें। पूछेंगे इन्हीं से किस तरह से अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और आप जेल पहुंची हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं। क्या नाम है आपका? गुनगुन। गुनगुन, आज रक्षाबंधन का पर्व है, क्या भाई को राखी बांधने के लिए अच्छा, आपके हस्बैंड हैं। आपके भाई हैं क्या? हाँ, भाई है। भाई को राखी बांधने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ। आज भाई से क्या अपेक्षा रखेंगी, क्या मांगेंगी अपने भाई से आज? क्या भाई? ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा से खबर है, जहां MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर वकील से ठगी की गई है। MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर 1.16 करोड़ की ठगी हुई है। नेपाल के मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर यह ठगी हुई। जालसाजों ने वकीलों से की 1 करोड़ 16 लाख की ठगी। वहीं सेक्टर 62 में ऑफिस खोलकर वकील से ठगी की गई है, ये जानकारी है। हरीश कुमार वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने FIR दर्ज की है। गाजियाबाद के निवासी हैं हरीश कुमार शर्मा। आरोपी विवेक मणि त्रिपाठी और कमल सिंह बिष्ट के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोपियों ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री से बताई थी अच्छी जान पहचान। नेपाल की BP कोइराला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का वादा किया था। OM महाराजगंज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने की बात कही गई थी। 1.50 करोड़ में तय हुई थी एडमिशन कराने की बात, ये पीड़ित का साफ तौर पर कहना है। आरोपियों ने बनवाया था बेटी का फर्जी दस्तावेज, ये भी जानकारी है। हालांकि आपको बता दें कि पीड़ित की तरफ से ये भी कहा गया है कि आरोपियों ने बेटी को दिया फर्जी दाखिले का लेटर। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। क्या ये पूरा मामला है? देखिए, 2021 में नीट की परीक्षा पास की थी वकील की बेटी ने। वकील जो हैं गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जहां उनके पास ऑनलाइन कॉल आती है। कॉल में कहा जाता है कि नोएडा के सेक्टर 62 से बात कर रहे हैं और जिसके बाद संपर्क किया जाता है। बताया जाता है कि नेपाल के कॉलेज में और एक महाराजगंज के यूनिवर्सिटी में आपका बच्ची का एडमिशन MBBS में करा दिया जाएगा।
जिसके बाद बातचीत होती है। 1.5 करोड़ की सौदा होता है, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख रुपए ठगों द्वारा ले लिए जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और देने के बाद में जब वो नेपाल जाते हैं वकील, और वकील की जब बेटी नेपाल जाता है, नेपाल में पता लगता है कि सारे जो कागजात हैं वो फर्जी हैं और कहीं ना कहीं जो उन्होंने पैसे जो वसूले हैं वो कहीं ना कहीं उनसे झूठ बोलकर झांसे में लेकर ठगी कर ली। हालांकि पूरे मामले में जब वापसी लौटते हैं तो सेक्टर 62 में देखा जाता है जो ऑफिस था वो बंद मिलता है। उसके बाद सेक्टर 58 थाने में पूरे मामले में जो वकील होते हैं, जो जिन्हें अपनी बेटी का जो दाखिला कराना होता है एमबीबीएस में, वो कहीं ना कहीं लिखित शिकायत देते हैं। अब इस मामले में जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो ठग है जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, जिनका जो नाम भी बताया जा रहा है कि विवेक मणि त्रिपाठी और कमल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि जो वकील है हरीश कुमार शर्मा बताए जा रहे हैं, जो गाजियाबाद के खुद निवासी हैं। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि जो ठगों ने कि हमारे नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री से अच्छी जान पहचान है, जिसके बाद उनको झांसे में लिया गया और उसके बाद में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर थाना 58 में दर्ज कर ली गई है। अब जो है पुलिस उनकी तलाश कर रही है, ठगों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी जो है पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। क्या जिन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या उन पर पहले से ही कोई मुकदमे दर्ज हो? क्या इसके बारे में कोई जानकारी? क्या इसको लेकर पहले से कोई और व्यक्ति हो जिसने ये मामला दर्ज कराया हो? देखिए, अगर देखा जाए वादी की सूचना के अनुसार, प्राथमिक अनुसार जो है एफआईआर दर्ज की गई है, तो सेक्टर 58 की जो पुलिस है वो उस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि उन्होंने सेक्टर 62 के अंदर ये अपना ऑफिस खोल रखा था। ऑफिस खोलने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से झांसे में लिया, हो सकता है और लोगों को भी इस तरीके से उन्होंने ठगा होगा और ठगने के बाद जो है अपना दफ्तर बंद करने के बाद फरार हो गया। हालांकि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स लड़की को दिए गए जो एमबीबीएस जिस बच्ची का दाखिला होना था। हालांकि अब जो है कहीं ना कहीं वादी की तहरीर पर एफआईआर हुई है और 2 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने बड़े बड़े उनको दावे किए थे, झांसे दिए थे और अपने आप को जो नेपाल के एक स्वास्थ्य मंत्री का खासम खास बताया था। उनसे कहा था कि हमारी अच्छी पहचान है और जिसके बाद आपकी बेटी का बड़ी यूनिवर्सिटी नेपाल में और या फिर महाराजगंज यूनिवर्सिटी में आपकी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं झांसे में आने के बाद 1 करोड़ 16 लाख रुपए वसूल लिए गए, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए में सौदे की बात हुई थी, 1.5 करोड़ रुपए में एडमिशन की बात हुई थी और कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। हालांकि जल्द ही हो सकता है कि पुलिस के शिकंजे में हो दोनों आरोपी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।